हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPS 002। ये सब्जेक्ट है हमारा और इसकी वन शॉट वीडियो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध संकट एवं सिद्धांत इस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, हिंदी मीडियम में आपको कराने वाला हूँ। MA पॉलिटिकल साइंस इग्नू का ये सब्जेक्ट है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको लेक्चर देखना है और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एकलव्य इग्नू ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण की अंतर्निहित मान्यताओं की जांच कीजिए। यानी जो उदारीकरण होता है जिसको हम लिबरलिज्म भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी मान्यताएं होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन होते हैं जब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे में उदारीकरण कैसे मदद करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो देखिए, उदारीकरण को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। ये क्या है? ये एक दृष्टिकोण है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो आप उदारीकरण के नजरिए से भी उसको समझ सकते हो। अब उदारीकरण जो है ये क्या मानता है? ये मानता है कि विश्व में केवल संघर्ष ही नहीं है, यानी विश्व में केवल लड़ाई झगड़ा दंगा संघर्ष यही चीजें नहीं है, बल्कि विश्व में आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा, शांति विकास ये सारी चीजें संभव है। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि विश्व में केवल संघर्ष नहीं होता बल्कि सहयोग भी होता है, शांति और विकास ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मुक्त व्यापार और मानव अधिकार ये क्या करते हैं? ये विश्व शांति को मजबूत करते हैं। अगर विश्व शांति को मजबूत करना है तो क्या क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होनी चाहिए दुनिया भर में। ठीक है, मुक्त व्यापार यानी विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए और मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी तो विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। अब एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मानव स्वभाव मूलतः सहयोगी है। तो जो लिबरल होते हैं, जो उदारवादी होते हैं, ये क्या मानते हैं? इनका ये मानना होता है कि उदारवादी विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है यानी हमारा जो नेचर है वो केवल हिंसक या संघर्षशील नहीं होता। यानी मनुष्य जो होता है केवल लड़ाकू टाइप का हिंसक टाइप का संघर्षशील व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो तर्क संगत और सहयोगी भी होता है। इसलिए देशों के बीच में बातचीत और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान जो है वो पॉसिबल है, यानी कि संभव है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि मनुष्य का स्वभाव जो होता है वो केवल हिंसक और संघर्षशील नहीं होता बल्कि ये सहयोगी भी होता है। इसलिए बातचीत के जरिए सहयोग के माध्यम से समस्याओं को क्या किया जा सकता है? सुलझाया जा सकता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि राज्य केवल युद्ध नहीं करते, यानी जो राज्य है जो देश है वो केवल युद्ध नहीं करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं? आपस में व्यापार भी करते हैं, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सहयोग भी स्थापित करते हैं। ठीक है, और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जो है ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी संगठन जो है ये भी क्या करते हैं? सहयोग को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। लोकतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी है वो शांति को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी उदारवादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश हैं इनके बीच में युद्ध की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि लोकतंत्र जहां पे होता है वहां पे जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, इसलिए सरकारें जो होती हैं वो युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाती हैं और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक तरीके से समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र शांति को बढ़ावा देता है, ऐसा कौन मानते हैं? लिबरल मानते हैं, यानी उदारवादी मानते हैं। फिर मुक्त व्यापार और आर्थिक परस्परता, आर्थिक निर्भरता, यानी उदारवाद के अनुसार देशों के बीच में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ने से युद्ध की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, उदारवाद क्या मानता है? उदारवाद ये कहता है कि व्यापार जब होता है तो व्यापार के कारण आर्थिक संबंध बढ़ते हैं और युद्ध की संभावना कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई देश है जिसका नाम A है, कोई दूसरा देश है मान लीजिए उसका नाम B है। अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है तो ट्रेड होने के कारण क्या होगा? इनके बीच में युद्ध यानी लड़ाई की संभावना जो होगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, जब देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, यानी जब देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं तो वे संघर्ष की बजाय सहयोग को ज्यादा महत्व देते हैं और ये सही बात भी है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व। उदारवादी मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो UNO है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? विश्व शांति, विश्व में विकास हो, सहयोग हो, इन सब चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।
तो ये संस्थाएं देशों के बीच में विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने में सहायता करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मानव अधिकार और समानता। तो उदारवाद जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा, मानव अधिकार की बात करेगा, कानून का शासन यानी कानून का रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, ठीक है, इसकी बात करेगा, और सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, इस चीज का समर्थन करता है। तो उदारवाद किस चीज का समर्थन करता है? सबसे पहली चीज है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर मानव अधिकार मिलने चाहिए, ह्यूमन राइट की बात करता है ये, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, इसके अनुसार विश्व शांति तभी संभव हो सकती है जब सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। अगर सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा तभी दुनिया में शांति स्थापित हो पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रगति और विकास में विश्वास। उदारवादी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और आधुनिक विचारों के माध्यम से मानव समाज निरंतर प्रगति कर सकता है। ठीक है, यानी उदारवादी क्या मानते हैं? उदारवादी मानते हैं कि विज्ञान यानी साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न थॉट, ठीक है, आधुनिक विचार, इन सब के माध्यम से मानव का समाज जो है यानी हमारा समाज जो है वो क्या करेगा? प्रगति करेगा। ठीक है, इसलिए विश्व व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्व बनाया जा सकता है, ऐसा कौन मानते हैं? उदारवादी। फिर उदारवाद की आलोचना भी होती है, यानी देखो किसी चीज में अगर सब कुछ सकारात्मक है तो वहां कुछ नकारात्मक भी तो देखने को मिलेगा। ठीक है, हर चीज में अच्छी और बुरी चीजें होती है, तो उदारवाद की भी कुछ कमियां हैं, यानी जो यथार्थवादी विचारक हैं वो उदारवाद को अच्छा नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उदारवाद जो है वो सहयोग और नैतिकता पर आवश्यकता यानी जरूरत से ज्यादा विश्वास करता है, तथा शक्ति और राष्ट्रीय हितों की वास्तविक जो भूमिका है उसको बहुत ही कम महत्व देता है। ठीक है, यानी उदारवाद उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। कई बार अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी बड़े देशों के प्रभाव में काम करती हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे WTO हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया। आपको क्या लगता है ये स्वतंत्र संस्थाएं होती है? नहीं, ये भी कहीं ना कहीं बड़े देश, ताकतवर देशों के कंट्रोल में रहती हैं, उनके हिसाब से ये काम करती है। ठीक है, जिससे कि सभी देशों को समान लाभ नहीं मिल पाता है, ये सच्चाई है। अब लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो देखिए उदारीकरण जो है इसमें क्या माना जाता है? इसमें मानव सहयोग की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, मुक्त व्यापार की बात होती है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है। ठीक है, शांति जो है विश्व शांति और इन सब चीजों को लेकर एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है उदारवाद में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण में प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो यथार्थवादी नजरिया है, ठीक है, इसकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में देखते हैं। तो देखिए यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक दृष्टिकोण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियलिस्टिक। ठीक है, तो ये जो रियलिस्ट दृष्टिकोण है इसको समझते हैं। इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का सबसे प्रभावशाली यानी सबसे बेहतरीन इसको सिद्धांत माना जाता है। ये माना जाता है कि विश्व राजनीति में प्रत्येक राज्य यानी दुनिया, ये जो दुनिया की राजनीति है, वैश्विक राजनीति है, इसमें प्रत्येक राज्य यानी प्रत्येक सरकार या प्रत्येक देश से इसका मतलब है। ठीक है, यानी हर राज्य यानी हर देश और वहां की सरकार अपने राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। यानी इसका क्या मतलब है कि इसमें ये कहते हैं जो रियलिस्ट दृष्टिकोण है, ये लोग कहते हैं कि हर देश क्या करता है? अपने राष्ट्रीय हित के बारे में देखता है। ठीक है, अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने देश की सुरक्षा के बारे में ही उसका कंसर्न रहता है हमेशा। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजक होती है, यानी ये मानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो अराजक है, इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी पड़ती है। ठीक है, हर देश को क्या करना पड़ेगा? अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी पड़ेगी, चाहे अपनी सेना बढ़ाए, सेना के पास आधुनिक हथियार लेकर आए, ठीक है, चाहे जो भी तरीका अपनाए, तो हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो यथार्थवाद जो है इसमें तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय हित यानी सबसे पहले अपने देश का हित देखना है, फिर राष्ट्रीय शक्ति यानी अपने देश की शक्ति को बढ़ावा देना है, और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा को मुख्य आधार माना जाता है इसमें। अब सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित। तो हर देश क्या चाहता है कि भाई उसका जो उसके देश को फायदा मिले। ठीक है, यानी ऐसी विदेश नीति बनाए जिससे कि उसके राष्ट्रीय हित सध सके। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक राज्य की विदेश नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वो है राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। ठीक है, यानी अब क्या है कि
आज के समय देखें, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखें, तो आज के समय में हर देश क्या करता है, अपनी विदेश नीति को ऐसा बनाना चाहता है जिससे उसको बेनिफिट मिल सके। कोई भी सरकार अपने सभी निर्णय इस आधार पे लेती है जिससे कि उसके देश, ठीक है, यानी जिससे कि उसके देश के हितों को लाभ मिले। अब मान लो जैसे भारत है, तो भारत अपनी विदेश नीति ऐसे ही बनाएगा जिससे भारत को फायदा मिले। इसके बाद देखते हैं हॉन्स मार्गेनथाउ, इनके अनुसार, ये एक विद्वान है, ये कहते हैं कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय हित होना चाहिए। विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होना चाहिए, ना कि नैतिकता या फिर आदर्शवाद। राष्ट्रीय हित जो है समय, परिस्थिति और देश की आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो कैसे बदलता है, वो समय के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है, परिस्थिति यानी सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है, और देश की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से ये बदल सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। क्या करता है, हर राज्य यानी हर देश क्या करती है, हर देश की सरकार क्या करती है, अपने हित यानी जिससे उस देश का फायदा हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाती है। अगला है पॉइंट, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, यानी यथार्थवाद जो दृष्टिकोण है इसमें शक्ति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। शक्ति का मतलब यहाँ पे केवल सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि आर्थिक क्षमता, ठीक है, वो देश कितनी, उस देश की आर्थिक क्षमता कितनी है, उसकी, उसमें जीडीपी को देखा जाता है, ठीक है, उसके यहाँ पे संसाधनों को भी देखा जाता है, ठीक है, हर एक चीज को देखा जाएगा, इसमें तकनीकी विकास भी देखा जाएगा, वहां की जनसंख्या देखा जाएगा, जनसंख्या में कितने लोग यंग हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो कार्यशील हैं, इसको भी देखा जाता है। उस देश के प्राकृतिक संसाधन को देखा जाएगा, उसकी राजनीतिक स्थिरता को भी देखा जाता है, उस देश की कूटनीतिक क्षमता, ये सभी क्या है, शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शक्ति का मतलब यहाँ पे केवल सेना या सेना की शक्ति से नहीं होता है, आपको समझना है ये। फिर यथार्थवादी जो विचारक हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जिससे जिस राज्य के पास अधिक शक्ति होती है वही अपने राष्ट्रीय हितों की बेहतर रक्षा कर सकता है, ठीक है, यानी जो देश मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सैन्य रूप से मजबूत है, कूटनीतिक रूप से मजबूत है, सही डिसीजन ले सकता है, वहां पे राजनीतिक स्थिरता है, वही देश क्या होगा, वही देश असल में पावरफुल होगा, ठीक है, वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाएगा। इसीलिए सभी राज्य यानी सभी देश क्या करते हैं, सभी सरकारें क्या करती है, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यथार्थवादी दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि राज्य अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है जो यथार्थवादी नजरिया है, और इसमें क्या देखा जाता है कि राज्य अपनी स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कोई जो स्टेट है, कोई जो सरकार है, वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता, अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करे। स्वतंत्रता आप जानते हो, संप्रभुता का मतलब होता है कोई देश अपने सीमा रेखा के अंदर जो चाहे वो डिसीजन ले सकता हो स्वतंत्र होकर, तो वो संप्रभुता होती है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि देश में टुकड़े ना होने देना, यानी कि उसके देश को एकजुट रख पाना, एकता बनाए रखना, ठीक है। फिर यथार्थवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई विश्व सरकार नहीं होती, बिल्कुल सही, यानी दुनिया की कोई एक सरकार नहीं है, हर देश की अपनी सरकार है। जैसे भारत की अपनी सरकार है, पाकिस्तान की अपनी सरकार है, चाइना की अपनी सरकार है, श्रीलंका की अपनी सरकार है, अमेरिका की अपनी सरकार है, फ्रांस की अपनी सरकार है, ठीक है, लेकिन दुनिया की कोई एक सरकार नहीं होती जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी अपनी सुरक्षा। इसी कारण राज्य अपनी सेना को मजबूत करते हैं, अपनी रक्षा बजट को बढ़ाते हैं और आवश्यक होने पर सैन्य गठबंधन भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, विभिन्न देश की सरकारें अपनी सेना को मजबूत करेगी, अपना रक्षा बजट बढ़ाएगी और अपने सैन्य गठबंधन को भी बनाती है अलग अलग देशों के साथ। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन, बैलेंस पावर, यानी यथार्थवाद के अनुसार यदि किसी एक राज्य की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाए तो अन्य राज्य मिलकर उसका संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और इसी को शक्ति संतुलन कहते हैं। मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लो हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो ये हमारा देश भारत है। अब हम अपने पड़ोस के देशों को देखो, जैसे पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ आपको नेपाल दिखेगा, एक तरफ आपको चीन दिखेगा, श्रीलंका भी आपको दिखेगा, भूटान हो जाएगा। तो आप अड़ोस पड़ोस में देखोगे बांग्लादेश वगैरह, ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर आप इनकी सैन्य क्षमता को, इनकी आर्थिक शक्ति को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ देश आपसे ताकतवर होंगे। जैसे मैं बात करूं चाइना की, तो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है, सैन्य रूप से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है, ठीक है।
लेकिन दूसरे देशों की बात करें, श्रीलंका की बात करें या फिर अन्य देश की बात करें, तो वो हमसे कमजोर होंगे। तो ऐसे में हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कौन सा देश हमसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर है वो हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, छोटे देश जो है हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो हमसे कमजोर देश हैं। तो ऐसे में क्या होता है, शक्ति संतुलन बनाना होता है। जैसे भारत को पता है कि चीन ज्यादा ताकतवर है, अगर भारत के पास 100 हथियार हैं तो चाइना के पास मान लीजिए 150 हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी 50 हथियार और लेने पड़ेंगे ताकि हम उसके बराबर हो जाएं, यानी शक्ति संतुलन बना सके। और जो छोटे देश हैं वो क्या करते हैं, गठबंधन की नीति अपना लेते हैं, यानी कई सारे देश मिल जाते हैं और गठबंधन बना लेते हैं। तो इसे कहते हैं एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन बनाना। इसका उद्देश्य जो होता है किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना होता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना भी इसका उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है संघर्ष और आत्म सहायता। यथार्थवादी जो नजरिया है इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष जो है वो स्वाभाविक है, यानी संघर्ष होना ही होना है। राज्यों के बीच में हितों का टकराव होता ही है, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प, यानी आत्म सहायता का सिद्धांत। अगला पॉइंट है अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई सर्वोच्च सरकार नहीं होती है जो सभी राज्यों को कंट्रोल कर सके या फिर उस पर नियंत्रण रख सके। ठीक है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। इसी कारण विश्व व्यवस्था जो होती है वो अराजक कही जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य अपने हितों और सुरक्षा को स्वयं ध्यान। आखिर में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शक्ति, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा इसके आधार पे समझाता है। ठीक है, यानी इसमें तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हित हो जाएगा, राष्ट्रीय शक्ति हो जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाएगी। इसके अलावा यही तीन मेन है, इसके अलावा आप शक्ति संतुलन भी बता सकते हो, संघर्ष और आत्म सहायता भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इसी के हिसाब से यथार्थवादी दृष्टिकोण सोचता है। ठीक है, हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना भी की जाती है, ये कह के की जाती है कि ये सहयोग और नैतिक मूल्यों को कम महत्व देता है। और फिर भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, यानी 1945 में खत्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद परमाणु हथियारों के अप्रसार के विकास पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो जाता है और इसके बाद अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पूरी दुनिया ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को देख लिया था। कहने का मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और अमेरिका ने क्या करा, जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिए थे। इसके बाद पूरी दुनिया ने तबाही जो देखी थी जापान की, ठीक है, उससे उनको पता लग गया था कि ये जो परमाणु हथियार हैं कितने शक्तिशाली हैं और इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद कई देशों ने परमाणु हथियार विकसित करने शुरू कर दिए। इससे विश्व शांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। अब सभी देश परमाणु हथियार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शांति जो विश्व में है वो स्थापित रह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसी कारण परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियां और अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी बनाई गई थी। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, शीत युद्ध और परमाणु हथियारों की दौड़। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1945 में, तब से लेके 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया, यानी सोवियत संघ खत्म नहीं हो जाता, लगभग लगभग 45 साल मान लीजिए आप। ठीक है, 45 से 46 साल का समय था। इस समय में क्या था, पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल चल गया था जिसको शीत युद्ध कहा जाता है। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे ही युद्ध की संभावना बन गई थी, लेकिन युद्ध कोई हुआ नहीं, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू होता है। शीत युद्ध का मतलब क्या था कि कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, कोई खून खराबे वाला युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की संभावना बनी हुई थी। हमेशा डर और भय का माहौल रहता था। ऐसा लगता था कहीं दोनों महाशक्तियां सुपर पावर आपस में लड़ ना जाए। ठीक है, दोनों महाशक्तियों ने अपनी सुरक्षा और शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे। इससे परमाणु हथियारों की वैश्विक दौड़ जो थी और तेज हो गई। सेकेंड पॉइंट है परमाणु अप्रसार की आवश्यकता। जैसे 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 अधिक देश परमाणु तकनीक विकसित करने लगे, ये चिंता बढ़ी कि यदि परमाणु हथियार कई देशों तक पहुंच गए तो विश्व युद्ध और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्या हुआ,
विभिन्न देशों के पास परमाणु तकनीक आ गई, यानी अलग अलग देशों के पास जैसे जैसे परमाणु हथियार आ गए, ऐसे ऐसे पूरी दुनिया के सामने एक चिंता बढ़ने लगी। ये चिंता ये थी कि कहीं परमाणु हथियार ऐसा ना हो जाए कि सभी देशों तक पहुंच जाए, कई देशों तक पहुंच जाए और फिर विश्व युद्ध जैसा माहौल बन जाए, सिचुएशन हो जाए। और परमाणु हथियार खतरनाक होते हैं, इसकी वजह से ये युद्ध विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, खासकर यूएनओ ने, इनके प्रसार को रोकने के प्रयास शुरू करे ताकि ज्यादा से ज्यादा देश परमाणु हथियार ना प्राप्त करें। ठीक है, इसके लिए आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आई गई थी जो कि 1963 में थी। और ये अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, इन्होंने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी इस पे हस्ताक्षर किया था। इस संधि का उद्देश्य जो था वायुमंडल, अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु हथियारों का जो परीक्षण होता है उस पर रोक लगाना था। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियारों पे रोक लग सके, इनका परीक्षण ना किया जाए। इससे परमाणु प्रदूषण भी कम करने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी 1968। तो इसके तीन उद्देश्य थे। नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था ताकि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो परमाणु हथियार को प्राप्त ना कर पाए, उसको रोका जा सके। ठीक है, नए देश इसको बना ना पाए। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सहायता, सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य था। और ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अप्रसार संधि इसको माना गया था। ठीक है, भारत ने इस संधि का विरोध भी किया था, ये भी आप लिख सकते हो अलग से पॉइंट। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम क्या है? इसका काम यही सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है केवल शांतिपूर्वक कार्यों के लिए किया जा सके। ठीक है, ये विभिन्न देशों के परमाणु कार्यक्रम को पे नजर रखता है और उसका निरीक्षण करता है और ये रिपोर्ट भी जारी करता है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है, हमको इसकी रिपोर्ट के द्वारा ही पता लग पाता है। फिर एक CTBT है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये 1996 में कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई थी, तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे, परमाणु हथियारों को ना बनाए। हालांकि ये संधि अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है क्योंकि ये महत्वपूर्ण देशों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया था। परमाणु अप्रसार की चुनौतियां। आज भी नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं, परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादी संगठनों तक परमाणु सामग्री पहुंचने का खतरा तथा बड़ी शक्तियों के बीच में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अप्रसार व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आज भी देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश, जो तानाशाही देश है, उसके पास परमाणु हथियार है, वो भी परीक्षण करता रहता है। आतंकवादी संगठनों के पास भी परमाणु सामग्री पहुंच रही है। ठीक है, इसका खतरा है कि कहीं आतंकवादी संगठन किसी देश को नुकसान ना पहुंचा दे। तो आज भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा कुछ देश एनपीटी को भेदभाव वाली पॉलिसी मानते हैं, क्योंकि जो परमाणु अप्रसार संधि थी, इसका विरोध भारत ने भी किया था। ठीक है, क्योंकि परमाणु शक्ति और गैर परमाणु शक्ति देशों के बीच में ये अंतर करता है, यानी जिस देश के पास परमाणु हथियार है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया देश बनाएगा तो उस पर ये रोक लगाते हैं, जिससे कि इसका विरोध भी किया गया है। अब आपको निष्कर्ष बताना है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परमाणु हथियारों के अप्रसार पर विश्व स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जैसे पीटीबीटी हो जाएगा, एनपीटी हो जाएगा, IAEA संगठन हो जाएगा, CTBT हो जाएगा। ये कुछ संधि और संगठन है जो कहीं ना कहीं परमाणु हथियार के परीक्षण पे प्रतिबंध लगाते हैं, परमाणु हथियारों को बनाने पे प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, ताकि दुनिया में कोई दूसरा भयानक युद्ध ना हो। अगला क्वेश्चन है समकालीन समय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का विस्तार होना। ठीक है, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो ये वैश्वीकरण है। दो देश आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो ये भी वैश्वीकरण है। ठीक है, सामाजिक संबंध बनाते हैं, कोई संधि स्थापित करते हैं तो वो भी वैश्वीकरण है। लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो ये भी वैश्वीकरण है। किसी देश में बनने वाली वस्तु पूरी दुनिया में बेची जाती है तो वो भी वैश्वीकरण है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, विभिन्न देशों के बाजार, उद्योग, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक आपस में जुड़ते हैं तथा पूरी दुनिया एक वैश्विक समुदाय का रूप लेने लगती है, इसीलिए इसको वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भारत में बनने वाली वस्तु पूरी दुनिया में बेची जाती है, चाइना में बनने वाली वस्तु पूरे देश में आपको भारत में दिखेगी, पूरी दुनिया भर के देशों में दिखेगी। ठीक है, अलग अलग देशों के बनने वाले प्रोडक्ट हमारे देशों में आते हैं, तो ये भी वैश्वीकरण का एक पार्ट है।
अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा देश इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो ये भी वैश्वीकरण है। फिर आर्थिक वैश्वीकरण, समकालीन वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख जो पक्ष है वो है आर्थिक। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड आजकल आपको देखने को मिलता है विभिन्न देशों के बीच में, विदेशी निवेश होता है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये काफी तेजी से फैल रही है, यानी इनका विस्तार हो रहा है। फिर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसी जो संस्थाएं, इनकी भूमिका भी बढ़ रही है। आज बहुत सारे जो देशों की कंपनियां हैं, यानी अनेक कंपनियां एक देश में उत्पादन करती हैं और उसका उत्पाद जो है यानी प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बेचती है। इससे विश्व व्यापार में निवेश जो होता है तेजी से होता है। जैसे मान लो सैमसंग एक कंपनी है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ सैमसंग किस देश की कंपनी है। तो सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इस ये जो उत्पादन करती है, इसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में बेचे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही एक मतलब हिस्सा हो जाएगा, आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आएगा। फिर तकनीकी क्रांति की भूमिका, आज के समय में इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, एआई, ये सब क्या है, तेज संचार व्यवस्था, इन सब ये जो बहुत तेजी से संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन जो है, तेजी से ये जो संचार व्यवस्था हमारे सामने आ रही है, इसने वैश्वीकरण को और ज्यादा गति दी है। आज संदेश भेजना है तो इंटरनेट से जुड़े हुए आप कहीं भी भेज सकते हो। आप यहाँ बैठकर, इंडिया में बैठकर अमेरिका में किसी से मैसेज पे बात कर सकते हो, अगर दोनों इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तकनीकी क्रांति है। अब सूचना कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है। इससे व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग, प्रशासन सब बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुका है और तेज हो गया है, ठीक है, फास्ट हो गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक वैश्वीकरण। आज जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, मानव अधिकार, परमाणु सुरक्षा जैसी समस्या जो है किसी एक देश तक सीमित नहीं है आज की डेट में। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई, इनकी भूमिका जो है आज के समय में बढ़ गई है। ये एक तरीके से राजनीतिक वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की भाषाएं, भोजन, पहनावा, संगीत, फिल्में, जीवन शैली एक दूसरे तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण सांस्कृतिक पहलू हो जाएगा। जैसे देखो आप हमारे देश में देखते हो वैलेंटाइन डे, ये मनाया जाता है। ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरे देश का है, लेकिन हम इसको मना रहे हैं। आज हमारा पहनावा देखो, हम पैंट शर्ट, कोट पैंट टाई वगैरह पहनने लगे हैं। ये हमारे देश का पहनावा नहीं है, ये बाहर से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज का है, ठीक है, हम इसको अपनाने लगे हैं। जीन्स वगैरह जो है ये भी बाहर से आया है। और हमारा खान पान आप देखते हो, मोमोज वगैरह खाए जाते हैं, चाउमीन, बर्गर वगैरह, ये सब जंक फूड जो है हमारे यहाँ से नहीं है, ठीक है, बाहर से चीजें आई हुई है और हम इसको अपना रहे हैं। तो हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सांस्कृतिक परिवार इसका परिणाम है। शिक्षा, पर्यटन, प्रवासन, ये भी तेजी से बढ़ रहा है और इससे क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ता है। लेकिन कई बार स्थानीय संस्कृति जो होती है, परंपरा जो होती है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम अपनी स्थानीय संस्कृति को खो देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं और बाहरी चीजों को अपना लेते हैं। वैश्वीकरण के फायदे क्या है, तो वैश्वीकरण से व्यापार, रोजगार, विदेशी निवेश, नई तकनीक और आर्थिक विकास, इसको बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नई जानकारियां प्राप्त हुई है। देशों के बीच में सहयोग और आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर वैश्वीकरण की चुनौतियां, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। इससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, स्थानीय लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इसका भी प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि अमीर देशों को ज्यादा फायदा हो रहा है, गरीब देशों को उतना फायदा नहीं हो रहा है। आर्थिक असमानता भी देखने को मिलती है, स्थानीय उद्योगों को नुकसान होता है क्योंकि बाहरी कंपनियां जो होती है वो जगह ले लेती हैं। एमएनसी भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो कई बार विकसित देशों का प्रभाव जो होता है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप इसको नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर करना, ठीक है, नेगेटिव में लिखना है आपको ये। फिर निष्कर्ष, यानी समकालीन समय में वैश्वीकरण जो है विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हर देश कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के से प्रभावित हो रहा है। इसने देशों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से पहले से अधिक जोड़ा है। इसके कारण क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सहयोग के नए अवसर भी मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह पे असमानता भी हो रही है। कई लोगों को नए रोजगार भी मिल रहे हैं तो कुछ लोगों का रोजगार भी जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट इसके सकारात्मक, नकारात्मक आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर एक निबंध लिखिए। यानी आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है इसके बारे में आपको बताना है। तो आतंकवाद जो है आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या में से एक है। इसका उद्देश्य होता है लोगों में डर पैदा करना, सरकारों पे दबाव डालना, राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करना, ठीक है। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 की घटना से अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था, ये जो 9/11 की घटना है,
इसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई बहुत ज्यादा तेज हो गई। ठीक है, आतंकवाद अब केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, दुनिया भर के देशों के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? आतंकवाद एक ऐसी गतिविधि है जिसमें हिंसा की जाती है, धमकी दी जाती है, बम विस्फोट किया जाता है, किडनैपिंग होती है। ठीक है, अवैध तरीकों से लोगों में डर पैदा किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? सरकार या फिर समाज को अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर करवाना। ठीक है, अब वैश्विक आतंकवाद का विस्तार हो रहा है, यानी वर्तमान समय में आतंकवाद की गतिविधियां कई देशों तक फैल चुकी है। आधुनिक संचार तकनीक, इंटरनेट, अवैध हथियारों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के कारण आतंकवादी संगठन जो है सीमाओं के पार भी एक्टिव हो रखे हैं। ठीक है, आज के समय में क्या है? आतंकवादी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी देश को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये किसी एक देश की कहानी नहीं है, दुनिया भर के देशों में ये समस्या हो रही है। फिर 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 की जो घटना थी, अमेरिका में क्या हुआ था? 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और कुछ बिल्डिंग में ले जाके गिरा दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो अमेरिका है उसको काफी नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद यूएनओ हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, या अन्य जो देश हैं, इन्होंने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करी, यानी सबने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करी, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान किया, वित्तीय सहायता रोकने जैसे कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है इसमें भूमिका, इसको समझते हैं। तो यूएनओ जो है आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। सुरक्षा परिषद ने अनेक प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, आतंकवादियों पर बैन लगाना और सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आतंकवाद से निपटने का उपाय क्या हो सकता है? तो इसका इसके विरुद्ध लड़ाई जो है केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, आधुनिक जो खुफिया तंत्र है इसको विकसित करना पड़ेगा, आतंकवादी संगठनों की आर्थिक सहायता जहां से भी इनको पैसा मिल रहा है उसको रोकना पड़ेगा, साइबर निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, विभिन्न देशों को आपस में सूचना का आदान प्रदान करना पड़ेगा और सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा, और जो युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखना पड़ेगा। शिक्षा और जागरूकता इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक लड़ाई जो है इसकी चुनौतियों को समझते हैं। आतंकवादी संगठन नई तकनीकों और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ देश अप्रत्यक्ष समर्थन, यानी कुछ देश भी ऐसे हैं जो आतंकवादियों को इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं। कमजोर शासन व्यवस्था या राजनीतिक स्थिरता भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, खासकर आप देखोगे पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है? खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है और भारत में आतंकवादी हमले करवाए जाते हैं, और वहाँ की सरकार और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो भी इनको सपोर्ट करती है, उनको पैसा, धन, प्रशिक्षण, हथियार सब कुछ प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आतंकवाद की कोई सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है, यानी कोई एक परिभाषा नहीं है जिसको पूरी दुनिया में माना जाए। ये आज के समय में सारी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की भूमिका, भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई का समर्थन करता है। यानी भारत कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, यानी सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें और सूचना आपस में साझा करें, और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यानी यूएनओ के माध्यम से इस पे आतंकवाद पे प्रभावी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? यानी आतंकवाद जो है पूरी मानवता के लिए आज के समय में गंभीर खतरा बन गया है। इसका समाधान केवल सैन्य शक्ति से संभव नहीं है, केवल किसी देश की सेना से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें विभिन्न देशों को सहयोग करना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए साथ आना पड़ेगा, और सूचनाओं का, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करना पड़ेगा। आतंकवाद का जो वित्त पोषण हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, और जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं ऐसे देशों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आत्मनिर्णय की धारणा को परिभाषित कीजिए। यानी आत्मनिर्णय की जो धारणा है आपको ये बताना है। तो आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है हमको ये समझना है। तो देखिए, ये जो आत्मनिर्णय है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक राष्ट्र या समुदाय, इसको अधिकार हो कि वो अपनी राजनीतिक, अपनी आर्थिक, अपनी सामाजिक और अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था का डिसीजन खुद ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत देश है, अब भारत देश को अपने देश में क्या राजनीतिक व्यवस्था रखनी है, कैसी आर्थिक पॉलिसी लेके आनी है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी व्यवस्था है उसका डिसीजन लेने का अधिकार भारत को होना चाहिए। ऐसे अमेरिका है, अमेरिका को अपने देश के अंदर जो भी डिसीजन लेने हैं उसका अधिकार उसको होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें, किसी भी बाहरी शक्ति या फिर कोई दूसरा देश उसको
दूसरे देश को उस पर अपनी इच्छा थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो ताकतवर देश होते हैं वो किसी दूसरे देश पे दबाव बनाते हैं, उसकी पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, इसके बाद विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सिद्धांत को अधिक महत्व दिया गया। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद तथा दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया गया था। अब आत्मनिर्णय का क्या मतलब है? आत्मनिर्णय का अर्थ है कि किसी राष्ट्र या जनता को अपनी सरकार चुनने, अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने तथा अपने आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करने का अधिकार प्राप्त हो। इसमें बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिंपल अर्थ है बिल्कुल। यानी कोई भी देश है, उस देश को अपनी ठीक है, उस देश को उसकी जनता के लिए डिसीजन लेना है, तो उसको उसकी जनता के लिए डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिसीजन ले अपने हिसाब से ले। ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर आत्मनिर्णय का विकास। आत्मनिर्णय की अवधारणा को प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद, अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, इनका नाम था वुडरो विल्सन, इन्होंने इसको प्रमुखता दी थी, इन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर इस सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी मान्यता मिल गई, यानी यूएनओ ने भी कह दिया हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके आधार पर एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र और आत्मनिर्णय। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सभी देशों की समानता और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। यानी जो यूएनओ का चार्टर है, ठीक है, उसमें भी सभी देशों की समानता की बात की गई और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकारों को भी महत्व दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवाद समाप्त करने तथा स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यूएनओ भी चाहता था कि उपनिवेशवाद समाप्त हो, किसी देश ने किसी दूसरे देश को गुलाम बना रखा है तो उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन को भी इन्होंने महत्व दिया। फिर आत्मनिर्णय का महत्व। आत्मनिर्णय का सिद्धांत लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानव अधिकारों को मजबूत करता है। ठीक है, ये लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, स्वतंत्रता को भी मजबूत करता है और मानव अधिकारों को भी मजबूत करता है। यह लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा करने का अवसर देता है। इसी सिद्धांत के कारण अनेक उपनिवेश जो थे वो स्वतंत्र राष्ट्र बन सके हैं। अगला पॉइंट है आत्मनिर्णय की सीमाएं। आत्मनिर्णय का अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है, यानी पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं है यह अधिकार। यदि प्रत्येक समुदाय अलग राष्ट्र की मांग करने लगे तो इससे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही है। देखो, आत्मनिर्णय का अधिकार पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं, ये पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। मान लो प्रत्येक समुदाय किसी देश में कुछ लोग अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाए तो क्या होगा? ये तो गलत मांग होगी। ठीक है, तो इससे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र आत्मनिर्णय और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के बीच में संतुलन बनाने पे बल देता है। इसके बाद है नेक्स्ट, वर्तमान समय में प्रासंगिकता। आज भी फिलिस्तीन, कुर्द, पश्चिमी सहारा और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्णय जो है, आत्मनिर्णय का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसलिए यह सिद्धांत जो है आज भी पूरी दुनिया की राजनीति में काफी प्रासंगिक माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करें तो आत्मनिर्णय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अवधारणा मानी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अपने और जनता, उसको अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, वो खुद से डिसीजन ले सके। इस सिद्धांत ने उपनिवेशवाद के अंत और नए स्वतंत्र देशों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूएनओ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो नई वैश्विक व्यवस्था है या फिर नई विश्व व्यवस्था में भारत की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991 में, जब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का पतन हो जाता है, उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में एक नई वैश्विक व्यवस्था, जिसको न्यू ग्लोबल ऑर्डर कहा जाता है, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे सोवियत संघ खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका जो था वो ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन गया था। तो इस व्यवस्था में क्या होता है? वैश्वीकरण को अपनाया गया दुनिया भर के देशों के द्वारा। उदारीकरण, क्षेत्रीय सहयोग, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, आतंकवाद और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन जैसे जो परिवर्तन है ये पूरी दुनिया में देखने को मिले।
भारत के लिए भी ये व्यवस्था जो थे बहुत सारे अवसर लेकर आई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आ गई। तो नई वैश्विक व्यवस्था में भारत को अपनी सुरक्षा, यानी भारत के सामने अपनी सुरक्षा को मजबूत करना था, आर्थिक विकास करना था, अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को भी मजबूत करने के लिए संतुलित विदेश नीति को अपनाना पड़ा भारत को। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, कि राष्ट्रीय चुनौती, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती। तो भारत को सीमा पार आतंकवाद, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भारत में आतंकवादी भेजे जाते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है। तो भारत को सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद और पड़ोसी देशों से सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित, यानी पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है, और चाइना के साथ सीमा विवाद जो है, इससे भारत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंताएं सामने आई। इसलिए भारत को अपनी रक्षा क्षमता लगातार मजबूत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि चाइना से भी हमें अपनी सीमा का सीमा जो है, बॉर्डर है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना है, और पाकिस्तान से आतंकवादी जो आते हैं उनसे अपने देश को सुरक्षित रखना है। तो ये भारत के लिए एक चुनौती थी। फिर चीन का बढ़ता प्रभाव। अब चीन जो है आज दुनिया में देखा जाए तो एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और एक सैन्य शक्ति बन के उभरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, और भारत के साथ सीमा विवाद है, तो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। भारत को अपनी सामरिक और आर्थिक क्षमता बढ़ानी है, ठीक है, अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ानी है और आर्थिक क्षमता भी बढ़ानी है, और इससे इस चुनौती का सामना भी भारत को करना पड़ा है। अब एक चीज समझिए, चाइना ने क्या करा, केवल अपना आर्थिक प्रभाव नहीं बढ़ाया, जो हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, इनको भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट में लाना शुरू कर दिया, यानी इन देशों को भी अपने साथ लाना शुरू कर दिया। इससे भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है चाइना को लेकर, ठीक है। फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण के कारण विश्व बाजार में कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया है। भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को मजबूत बनाने, रोजगार बढ़ाने और नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगला पॉइंट है ऊर्जा और संसाधनों की सुरक्षा। भारत की बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। आपको पता है कि भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में संसाधन जो है वो कम होंगे, ठीक है। तो ऐसे में भाई संसाधनों पे भी ज्यादा मतलब लोड पड़ रहा है। तेल हो गया, गैस हो गया, या अन्य ऊर्जा संसाधन जो है, इसकी डिमांड बढ़ रही है भारत में बहुत तेजी से। तो हमको कहीं ना कहीं आयात करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, कि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है हम डिपेंडेंट है उन देशों के पास जिनके पास तेल, गैस और ये संसाधन है। नेक्स्ट है आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। आज आतंकवाद केवल पारंपरिक रूप से नहीं है, बल्कि साइबर आतंकवाद भी बहुत तेजी से फैल रहा है। डिजिटल हमले हो रहे हैं, जैसे किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना, लोगों को फिशिंग अटैक में फंसाना, ठीक है, उनके अकाउंट को खंगाल लेना, उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेना, ये बहुत मतलब फैल रहा है। तो भारत को अपनी साइबर सुरक्षा, खुफिया व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसकी स्थायी सदस्यता का समर्थक है। यानी भारत भी चाहता है कि जो यूएनएससी है, इसमें हमको स्थायी सदस्यता मिल जाए, हमको वीटो पावर मिल जाए। नई वैश्विक व्यवस्था में भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, विकासशील देशों को ज्यादा महत्व मिले। और ये वैश्विक निर्णय के नजरिए से देखें तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक भी होगा। लेकिन क्या है, भारत को वीटो पावर या फिर परमानेंट सदस्यता इसकी नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास आज वैश्विक चुनौतियां हैं हमारे सामने। पूरी दुनिया के सामने ये चुनौती है, ठीक है। भारत को आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन बनाना है, यानी हमें अपना आर्थिक विकास भी करना है, और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको भी हमें बचा के रखना है, यानी पर्यावरण को का संरक्षण भी करना है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को भी हमें बढ़ावा देना है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत के सामने सुरक्षा, आर्थिक विकास, चीन का बढ़ता प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, वैश्विक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व जैसी अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीक, प्रभावी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। आज के समय में अगर हम देखें तो क्या है, आज के समय में वैश्विक व्यवस्था में हमारे सामने सुरक्षा को लेकर खतरा है, आर्थिक विकास करना है, चीन का प्रभाव जो बढ़ रहा है उससे बचना है, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा,
को ध्यान देना है, आतंकवाद से बचना है, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो मार्क्सवादी जो उपागम है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी जो अप्रोच है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को केवल राज्यों के बीच में शक्ति संघर्ष के रूप में नहीं देखता है, बल्कि आर्थिक व्यवस्था, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद के आधार पर समझाता है। यानी मार्क्सिस्ट जो नजरिया है ये थोड़ा अलग है। ये दुनिया को कैसे देखता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे देखता है, ये आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखता है, पूंजीवादी नजरिए से भी देखता है। ठीक है, पूंजीवाद का ये विरोध करते हैं, वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद के आधार पर समझाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे इनके विचारों पर आधारित ये दृष्टिकोण है। ये क्या मानता है, ये मानता है कि विश्व राजनीति का मुख्य कारण जो है आर्थिक हित और पूंजीवादी व्यवस्था है। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। यानी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, अगर इस नजरिए से हम देखें तो समाज और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार जो है वो है आर्थिक व्यवस्था। उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल रखने वाला वर्ग जो है अपने हितों की रक्षा करता है और कमजोर वर्ग का शोषण करता है। यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी दिखाई देती है। देखो, ये कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो होता है, जो पैसे वाला वर्ग होता है, ये क्या करता है, ये अपने उद्योगों में अपने मजदूरों का शोषण करते हैं। और ऐसे ही दुनिया में होता है, ताकतवर देश भी दूसरे देशों को कहीं ना कहीं उनको उनका शोषण करते हैं। फिर पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, मार्क्सवादी जो विचारक हैं उनके अनुसार विकसित पूंजीवादी देश जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए जो कमजोर देश हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण बताया। देखो क्या था, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया गया था। ब्रिटेन जैसे देशों ने, यूरोप के देशों ने गुलाम बना रखा था। तो ये क्या था, ये भी साम्राज्यवादी था कि अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना लो, उपनिवेशवाद फैला दो, अपने साम्राज्य में शामिल कर लो और उन देशों को फिर जो संसाधन है उसको शोषित करो, उन देश के लोगों का शोषण करो, ये होता है। तो इसी चीज का क्या करते हैं ये लोग, विरोध करते हैं। कौन करते हैं, मार्क्सवादी लोग जो है इसको विरोध करते हैं। और इन्होंने कहा है कि शक्तिशाली देश नए बाजार, कच्चे माल और सस्ते श्रम की खोज में अन्य देशों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है निर्भरता और असमानता। मार्क्सवादी उपागम के अनुसार विकसित और जो विकासशील देश हैं इनके बीच में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण जो है पूंजीवादी व्यवस्था है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विकासशील देशों के आर्थिक रूप से निर्भर बनाती हैं। तो ये भी होता है कि आज के समय में देखा जाए तो विकासशील देश हैं, ठीक है, उसको विकसित देश जो है कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं और अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं ये भी पूरी दुनिया में पैर पसार रही हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेती हैं। फिर वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं। ये मार्क्सवादी विचारक जो है वैश्वीकरण को पूंजीवाद का ही एक नया रूप मानते हैं। ये वैश्वीकरण को अच्छा नहीं मानते। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो विकसित देश हैं इससे इनको फायदा मिलता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वहां पे आर्थिक असमानता हो जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है, शोषण होने लग जाता है, इसलिए ये इसको पसंद नहीं करते। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण करते हैं तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। यानी इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारकों के महत्व को स्पष्ट किया है। साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, उपनिवेशवाद को अच्छा नहीं मानते, वैश्विक असमानता को भी समझाने के लिए ये उपयोगी मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पूंजीवाद का ही ये रूप है और पूंजीवाद की वजह से ये सब साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, असमानता फैलती है। विकासशील देशों की समस्याओं और शोषण को उजागर करते हैं। ये वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का प्रभावी विश्लेषण भी ये करते हैं। मार्क्सवादी उपागम की सीमाओं की बात करते हैं तो ये लगभग हर समस्या का कारण केवल आर्थिक व्यवस्था को मानता है जो कि इसकी कमी है। ये राष्ट्रीय हित, संस्कृति, धर्म, राष्ट्रवाद जैसे तत्वों को ज्यादा महत्व नहीं देता है। समाजवादी देशों में भी संघर्ष और युद्ध हुए हैं जिन्हें पूरी तरीके से नहीं समझा सका है ये, क्योंकि जो समाजवादी देश हैं जो इनके हिसाब से चलते हैं उन देशों में भी संघर्ष होते हैं, ये उसको भी सही तरीके से नहीं समझा सका है। और वर्तमान विश्व में देखें तो राजनीति में केवल वर्ग संघर्ष सभी घटनाओं की व्याख्या से संभव नहीं हो सकता है। केवल वर्ग संघर्ष की बात करना, केवल ये बोलना कि जो अमीर देश हैं वो शोषण करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसकी कमियां हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। यानी मार्क्सवादी उपागम में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आर्थिक असमानता, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है उजागर, इसमें जो आर्थिक असमानता है, जो साम्राज्यवाद है, जो पूंजीवाद है, इसको बताया गया है। ठीक है, इसकी कुछ कमियां भी हैं हालांकि, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नारीवादी जो दृष्टिकोण है इसके बारे में बताइए। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण जो फेमिनिस्ट अप्रोच है ये कैसे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, इसके बारे में बताना है। तो ये बहुत नया दृष्टिकोण है।
ये मानता है कि पारंपरिक सिद्धांतों ने विश्व राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से पुरुषों के नजरिए से किया है। यानी देखो, ये नारीवादी हैं, महिलाओं की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो विश्व व्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो पुरुषों के नजरिए से किया है। महिलाओं की भूमिका तथा अनुभव की उपेक्षा की है इसने। इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लैंगिक समानता के आधार पर समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। नारीवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य जो है वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के अधिकार और उनके अनुभव को महत्व देना। यानी महिलाओं की भूमिका को महत्व दो, उनके अधिकारों को महत्व दो और उनके अनुभवों को भी महत्व दो, ये ऐसा कहता है। ये लैंगिक समानता की बात करता है, यानी पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव होता है उसको खत्म किया जाए, इसकी बात करता है। सबके लिए समान अवसर की बात करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण की आलोचना करता है, यानी जो पुराना दृष्टिकोण था, जो पुराने तरीके थे, वो सही नहीं थे। ठीक है। नारीवादी विचारकों का मानना है कि यथार्थवाद और उदारवाद जैसे जो पारंपरिक सिद्धांत है, इसमें युद्ध, शक्ति और राज्य, इस पे ज्यादा बल दिया है। इन्होंने कभी महिलाओं के नजरिए से सोचा ही नहीं है, यानी महिलाओं की समस्याओं को, उनके मानव सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया है। अगला पॉइंट है मानव सुरक्षा पे बल। नारीवादी दृष्टिकोण केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं है, बल्कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये हिंसा, गरीबी, भेदभाव और मानव अधिकारों को भी सुरक्षा का हिस्सा मानता है। ठीक है, यानी देखो, नारीवादी जो नजरिया है ना, ये केवल सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि केवल बॉर्डर सुरक्षित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि महिलाओं को, बच्चों को, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनको भी सुरक्षा दिलवानी है। ठीक है, इसकी बात करता है। ये हिंसा, गरीबी, भेदभाव और मानव अधिकारों की जो सुरक्षा है, इसका हिस्सा मानता है ये। अगला है वैश्विक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। ये दृष्टिकोण सरकार, कूटनीति, शांति वार्ताओं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसमें महिलाओं की समान भागीदारी पे बल देता है। ठीक है, यानी ये कहता है कि सरकार में और कूटनीति में, शांति जो वार्ता होती है उसमें, संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसमें महिलाओं को समान भागीदारी देनी चाहिए। पुरुषों को ही ज्यादा अधिकार मिले हैं, पुरुषों को ही ज्यादा जगह मिली हुई है, महिलाओं को जगह ही नहीं मिली हुई है इतनी, इसकी ये बात करता है। ठीक है, महत्व क्या है? ये महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। लैंगिक समानता की बात करते हैं, यानी पुरुष महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अधिक समावेशी बनाने की बात करते हैं। शांति निर्माण, संघर्ष समाधान में महिलाओं की भूमिका को ये महत्व देते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें तो नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। यानी नारीवादी जो दृष्टिकोण है, इसने अंतरराष्ट्रीय संबंध को एक नया ही नजरिया दे दिया है कि महिलाओं के नजरिए से भी सोचो। इसने स्पष्ट किया है कि विश्व राजनीति केवल शक्ति और युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय ही उतने महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के समय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दृष्टिकोण के नजरिए से इसको देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव कट्टरपंथी जो उपागम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परंपरागत सिद्धांत जैसे यथार्थवाद हो गया या उदारवाद हो गया, इसमें मुख्य रूप से राज्यों के बीच में शक्ति की बात चलती है, सुरक्षा की बात चलती है, युद्ध और सहयोग का अध्ययन होता है। लेकिन इसके विपरीत जो नव कट्टरपंथी या जो नव विकल्पवादी जो उपागम है, ये विश्व राजनीति को आर्थिक असमानता के नजरिए से देखता है। पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद, विकसित तथा विकासशील देशों के असमान संबंधों के आधार पर समझता है। यानी इसमें विकासशील, विकसित देश, गरीब, अमीर देश, पूंजीवादी शोषण, इन नजरियों से देखता है। तो थोड़ा थोड़ा ये मार्क्सवादी विचारधारा से मिलता है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं, पर कुछ जगह पे मार्क्सवादी विचारधारा से मिलता दिखेगा आपको। तो ये नव विकल्पवादी उपागम के अंतर्गत अल्प विकास का विकास, यानी जो देशों का, जो जिन देशों का विकास कम हो रखा है, उनके विकास की बात करता है। ठीक है, अब मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव, यानी ये जो उपागम है, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज और विश्व राजनीति को समझने के लिए उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन के साधन किसके पास है, संसाधन किसके पास है, ताकत किसके पास है, पैसा किसके पास है, इसको ध्यान में रखता है। फिर वर्ग संघर्ष की बात करता है, आर्थिक शोषण का भी अध्ययन करता है। नव कट्टरपंथी विद्वानों ने इस विचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। उनके अनुसार विश्व व्यवस्था में धनी पूंजीवादी देश कमजोर और गरीब जो देश हैं, इनका शोषण करते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो पूंजीवादी देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, जो विकसित देश हैं, ये क्या करते हैं? जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इनका शोषण करते हैं, ऐसा इन्होंने माना है।
फिर राज्य के स्थान पे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था पे बल, यानी राज्य यानी सरकार के स्थान पे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था पे बल, यानी परंपरागत सिद्धांत जो है वो राज्य को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता मानता है। लेकिन जो नव कट्टरपंथी उपागम है ये केवल राज्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि विश्व जो है पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से चलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, व्यापारिक संबंधों और आर्थिक वर्गों का अध्ययन भी ये करता है। तो ये जो दृष्टिकोण है इसमें विश्व राजनीति को अलग अलग देशों की गतिविधियों के बजाय एक पारस्परिक जुड़ी हुई पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में इसको देखा गया है। नेक्स्ट है अल्प विकास के विकास का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकासशील देश जो है, जिनका अल्प विकसित देश भी आप कह लो, इनका अल्प विकास यानी इनका विकास बहुत कम हुआ है। अल्प का मतलब कम, यानी इनका विकास बहुत कम हुआ है। इनकी जो आंतरिक कमजोरी है, इनका जो पिछड़ापन है, ये इसका स्वाभाविक परिणाम नहीं है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। ये विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक शोषण का परिणाम है। यानी जो विकसित पूंजीवादी जो देश हैं ये क्या करते हैं, ये शोषण करते हैं इनका। इसी वजह से जो विकासशील देश हैं आज इनका विकास कम हो पाया है। ये गरीब आज इसीलिए है क्योंकि इनका विकसित देशों ने शोषण किया हुआ है। ये गरीब इसलिए है क्योंकि पूंजीवादी देशों ने इनके संसाधनों को लूटा है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं यूरोपीय शक्तियों का, जिन्होंने क्या करा था, यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को गुलाम बना रखा था। इनके प्राकृतिक संसाधनों का, इनके श्रम का उपयोग करा और खुद तो अमीर बन गए लेकिन इन देशों को गरीब कर दिया, ठीक है। फिर केंद्र परिधि का सिद्धांत। तो ये जो नव कट्टरपंथी उपागम है ये विश्व को मुख्यतः दो भागों में बांट देता है, एक है केंद्र, एक है परिधि। केंद्र में कौन से देश आते हैं, औद्योगिक देश, तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित देश आ जाते हैं। परिधि में कौन से देश आ जाते हैं, परिधि में गरीब देश आ जाते हैं, विकासशील देश आ जाते हैं, ठीक है। तो केंद्र के देश यानी जो ताकतवर देश हैं वो परिधि देश, यानी जो यहाँ से क्या करते हैं, सस्ता कच्चा माल ले लेते हैं, यहाँ से मजदूरी ले लेते हैं, श्रम ले लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन ले लेते हैं और बाद में उन्हीं से प्रोडक्ट बना के महंगी वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, आप एक बार भूल जाओ इसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ब्रिटेन, ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था। अब भारत को भी इसने गुलाम बनाया था। तो ब्रिटेन क्या है, ये ऐसा देश है जिसको केंद्र देश कहा जाएगा, ठीक है, यानी ताकतवर देश है, विकसित देश है। और भारत एक ऐसा देश है जो गरीब देश था, परिधि देश है। तो इसने क्या करा, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करा, हमारे श्रम का इस्तेमाल करा और हमको ही क्या बना दिया, गरीब बना दिया। हमारे संसाधन लेके, कच्चा माल लेके प्रोडक्ट बनाए और हमको ही महंगे दामों पे बेचा। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। मैं आपको ब्रिटेन के कंसर्न से समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके नजरिए से समझा रहा हूँ, ये पूरी दुनिया पे लागू हो जाता है। फिर असमान विनिमय। नव कट्टरपंथी विचारकों के अनुसार विकसित और विकासशील देशों के बीच में व्यापार जो है समान आधार पे नहीं होता, बहुत ध्यान से समझना। यानी विकसित देश और विकासशील देश, इनके बीच में जो व्यापार होता है वो समान आधार पे नहीं होता। विकासशील देश सामान्यतः क्या करते हैं, कृषि उत्पाद, खनिज, कच्चा माल कम कीमत पे निर्यात करते हैं। इसके विपरीत विकसित देश जो है ये क्या करते हैं, ये इनके पास मशीन है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, तैयार वस्तुएं हैं, तो ये अधिक कीमत पे क्या करते हैं, खरीदते हैं चीजों को। तो इससे असमान विनिमय होता है। यानी कि विकासशील देश और जो विकसित देश हैं इनके बीच में असमान विनिमय है। फिर निर्भरता सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था जो है विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, आश्रित होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उन्हीं से चाहिए, ठीक है, ऋण वहीं से चाहिए होता है और बाजार और उनके जो रूल होते हैं उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे निर्भर होते हैं। फिर राष्ट्रीय अभिजात वर्ग की भूमिका, यानी नव कट्टरपंथी उपागम के अनुसार विकासशील देशों का शोषण केवल बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं होता। देश के जो शासक हैं, जो व्यापारी हैं, जो औद्योगिक अभिजात हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी विदेशी पूंजी के साथ मिल जाते हैं और मिलकर कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए इसको कभी कभी दलाल पूंजीपति वर्ग भी कहा जाता है। ये वर्ग विदेशी कंपनी और विकसित देशों के हितों की रक्षा करते हैं, यानी हमारे देश के होंगे लेकिन लाभ उनके लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ मिल जाते हैं। फिर नव उपनिवेशवाद की धारणा, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारे विकासशील देश जो है आर्थिक रूप से विकसित देशों पर निर्भर बने हुए हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी आज भी हमें लगता है कि ये देश आजाद है लेकिन एक्चुअल में ये आजाद नहीं है, कहीं ना कहीं ये विकसित देशों पर निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तन और मुक्ति का उद्देश्य। नव कट्टरपंथी उपागम केवल वर्तमान विश्व व्यवस्था का वर्णन नहीं करता बल्कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पे भी बल देता है। इसका उद्देश्य शोषण, निर्भरता और आर्थिक असमानता से मुक्त विश्व व्यवस्था स्थापित करना है। तो कहने का मतलब है नव कट्टरपंथी जो उपागम है ये केवल वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है उसकी बात नहीं करता है बल्कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इस पे भी बल देता है। यानी आज जो विश्व व्यवस्था है
उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, इस पे भी बल देता है। और इसका उद्देश्य है शोषण, निर्भरता और आर्थिक असमानता से मुक्त विश्व व्यवस्था स्थापित करना। ये विचारक आत्मनिर्भर विकास, स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा, विदेशी पूंजी पर नियंत्रण, दक्षिण दक्षिण सहयोग और अधिक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये जो विचारक हैं जो इस व्यवस्था को मानते हैं, कहते हैं कि आत्मनिर्भर विकास यानी विकास हो, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, ठीक है, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा, अपने उद्योगों की सुरक्षा करनी चाहिए। विदेशी पूंजी पे नियंत्रण, और दक्षिण दक्षिण यानी जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं ये आपस में सहयोग करें, इसकी ये बात करते हैं। उपागम की कुछ सीमाएं भी है, यानी इसकी आलोचना की जाती है। इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक समस्या को आर्थिक शोषण और पूंजीवाद से ये जोड़ देता है। ये विकासशील देशों की आंतरिक समस्या है, यानी वहां पे भ्रष्टाचार है, कमजोर प्रशासन है, सामाजिक संघर्ष है, उनकी जो गलत नीतियां उसको महत्व नहीं देता, बल्कि जो पूंजीपति देश है बस, या जो विकसित देश है बस उनके ऊपर ब्लेम डाल देता है। इसलिए इसका विरोध भी किया गया है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी नव कट्टरपंथी उपागम ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को युद्ध शक्ति या कूटनीति तक सीमित रहने से बचाया है, ठीक है, बल्कि ये एक अलग नजरिए से यानी आर्थिक शोषण के नजरिए से, पूंजीवादी विस्तार के नजरिए से, केंद्र परिधि संबंध के नजरिए से देखता है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है। पेपर के लिए टाइम कम बचा था इसलिए थोड़ा जल्दी समझाया है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से वीडियो को कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले देख जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।